day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है हमारा चैप्टर 9 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको प्लानिंग के बहुत सारे टॉपिक्स करा चुका हूँ, साथ ही साथ लेवल्स, टाइप्स, स्टेप्स वगैरह सारी चीज़ें करा चुका हूँ। और आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव प्लान्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना वैसे जल्दी से शुरू करते हैं। और ये मैंने जो मेरा दूसरा चैनल है विशेष गोयल, उस पर मैंने वीडियो डाली है, दोनों मन करे देख लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में अब जैसे यार मैंने आपको ना स्टेप्स वाले में बताया था कि कुछ डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको ज़रूर देख लेना, वरना इस वाले में आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो डेरिवेटिव प्लान्स को आज हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखो, इसमें क्या होता है, इन प्रोजेक्ट, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स और बजट्स, ये सारे आते हैं आपके डेरिवेटिव प्लान्स के अंडर। अब इसको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो एक हो सकता है स्टैंडिंग प्लान्स और हो सकते हैं सिंगल यूज़ प्लान्स। तो स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? अब देखो, जब इसमें ना बहुत सारे सब प्लान्स होते हैं बिजनेस में, या जो डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं उनको दो ब्रॉड हेडिंग में हम डाल सकते हैं, स्टैंडिंग और सिंगल। जो स्टैंडिंग होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, वो मैनेजरियल डिसीजन को गाइड करते हैं, एक्शंस को गाइड करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो रेकरिंग होती हैं, मतलब आ जा रही हैं, वो दोबारा भी आ सकती है प्रॉब्लम, तीसरी बार आएगी, बार बार, मतलब ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ऐसी इन चीज़ों के लिए ये होता है। तो स्टैंडिंग प्लान्स जो है इनको रिपीटेड यूज़ प्लान्स भी कहा जाता है। इसमें आपके क्या क्या आते हैं? पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैंडिंग प्लान्स में आती है। मतलब जैसे होता है ना कि कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, जो उनकी सदा के लिए होते हैं, सिर्फ एक बार के लिए नहीं होते, एक साल के लिए या एक महीने के लिए, वो सदा के लिए होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। अब सिंगल यूज़ प्लान्स क्या है? वो नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं। इनको स्पेसिफिक प्लान्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशन को उससे निपटने के लिए ही होते हैं। तो इनको जो है ये नॉन रिपीटेटिव होता है, नॉवल और यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हो। एक बार इनका पर्पस, जिस काम के लिए बनाए गए थे, जब इनका पर्पस था वो आपने अचीव कर लिया, उसके बाद ये बेकार हो जाते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स और बजट्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए स्टैंडिंग और सिंगल यूज़ प्लान्स। अब इसमें जो हमने आपको बताए थे इतने सारे, उनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। लुइस एलन अंकल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स ये ऐसे गोल्स हैं जो कि कंपनी और उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उसके सारे एफर्ट्स को गाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे यार आपको पता है ना, इतना बार मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो इफेक्टिव प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स नहीं होंगे, तो प्लानिंग की कोई महत्वता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, प्लानिंग का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ प्लानिंग में मदद नहीं करते, बट ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग वगैरह में भी करते हैं। ये बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ताकि वो लॉन्ग रन में डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी ला सके। ऑब्जेक्टिव्स ना एक ऐसे एंड्स होते हैं जिसकी तरफ एक जो एंटरप्राइज की एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टेड होती हैं। भैया हमें इस दिशा में जाना है, वो हमारी लोकेशन है, वो ये जो होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं एंटरप्राइज़ की अलग अलग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये ना मतलब फ्यूचर वगैरह के सारी चीज़ें वगैरह देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ ही है, तो मेन चीज़ तो इसमें वही आती है। अब मैनेजमेंट को क्या क्या डिटरमाइन करना है? पहला, ओवरऑल और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि प्लानिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, हर इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो समझेगा कि उसे इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब जो टॉप लेवल पे होते हैं वो प्लानिंग के एंड पॉइंट्स होते हैं, जो आपके इंटरमीडिएट और लोअर लेवल्स पे होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स की तरह सर्व करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें ना पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स वगैरह को बनाने में भी सहायता करते हैं, और ये बेंचमार्क बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन और उसके डिपार्टमेंट की इफेक्टिवनेस के लिए। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव्स को आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है। हर डिपार्टमेंट के गोल्स जो हैं वो आपको अच्छे से बताने होते हैं ताकि आपके गोल्स पूरे हो सकें। इसीलिए अभी इसी के साथ हिसाब से जो शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनका भी क्या एम होना चाहिए कि वो जो ओवरऑल आपके लॉन्ग रेंज गोल्स हैं एंटरप्राइज के, उनको अचीव करने में मदद करे। जब मेन एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का क्या कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट को जब आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें कि कोई आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है ना बिजनेस की, वो आपके ओवरऑल गोल्स के लिए बनी हुई है,
तो उसमें ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है ये सब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह और प्लानिंग अच्छे से। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं पॉलिसीज़ के बारे में। पॉलिसीज़ क्या हैं? ये एक ऐसी गाइडलाइंस हैं या जनरल लिमिट्स हैं जिसके भीतर भीतर मैनेजमेंट जो या फिर मेंबर्स हैं एंटरप्राइज के, उनको काम करना होता है। ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं जो थिंकिंग और एक्शन को गाइड करते हैं। पॉलिसीज़ अलग अलग लेवल्स पे एग्जिस्ट करती हैं एंटरप्राइज के, जैसे कॉरपोरेट, डिविजनल, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। अभी इसमें क्या है कि ये जो है, जो लोअर लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनको अलाउ करती है कि वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें टॉप मैनेजमेंट से हर बार पूछे बिना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार उन्हें टॉप मैनेजमेंट पे जाना है। कुछ ऐसे पॉलिसीज़ वगैरह बनी हुई होंगी कि वो प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स अगर दिया जाए कि जैसे इनकी कोई पॉलिसी है कि कोई एम्प्लॉय जो है सप्लायर से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो टोकन गिफ्ट होते हैं, वैल्यू होते हैं, वो सब तो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि एक एम्प्लॉय को साल में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। दूसरा फिर तीसरा हो गया कि एम्प्लॉय जो है आउटसाइड असाइनमेंट नहीं ले सकता। ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो उनको बार बार सीनियर के पास ये बात कन्फर्म करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो पॉलिसीज़ जो है ना, ये काफ़ी ब्रॉड गाइडलाइंस देती हैं एक बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि भैया इनको क्या अचीव क्या करना है। देखो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना आपके, वो एंड्स होते हैं जो मैनेजमेंट जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, मैनेजर्स वगैरह। लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उन एंड तक पहुँचने के लिए। तो पॉलिसी जो है ना, ये इस्टेब्लिश करी जाती है ताकि एक जो आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, ये इसमें से बेसिकली आपकी ये सारी चीज़ें हैं। समझ रहे हो ना आपकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, इसके बाद इसमें अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से मेंबर्स को किस तरीके से एक्ट करना है वो आपको पॉलिसी बताती है। ठीक है ना। अब जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो प्री डिसाइड इश्यूज़ जो है वो बताती हैं, रिपीटेड एनालिसिस को अवॉइड करती हैं और यूनिफाइड स्ट्रक्चर देती हैं बाकी प्लान्स को। तो पॉलिसीज़ कोई सिंपल स्टेटमेंट नहीं होती, उनके कुछ पर्पस होता है पीछे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं आपको पॉलिसी के। पॉलिसी जो है वो टॉप मैनेजमेंट की का इंटेंशंस है, वो क्या चाहते हैं, ये उसका एक एक्सप्रेशन होती है। तो वो जो है वो प्रिंसिपल को उसे ऐसे प्रेजेंट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस को गाइड करेगा। ज़्यादातर जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सोसाइटी के एथिकल वैल्यूज़ में जो फेद है उनका, उसको रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा पॉइंट कि जो पॉलिसी है वो ब्रॉड टर्म्स में स्टेट करी जाती है। मतलब कि जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट का जो पर्पस है कि वो ऐसे गाइड करना है कि कैसे प्रैक्टिस अभी करनी है, कैसे फ्यूचर में करनी है, वो सबसे ब्रॉड, जितना ब्रॉडली आप उसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो उतना अच्छे से आपको लिखना है। तीसरा है पॉलिसी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो पॉलिसी है उसको आपको जो लॉन्ग रेंज आपके प्लान्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स होती हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है। फोर्थ है कि पॉलिसी जो है ना वो टॉप मैनेजमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ डेवलप करी जाती है। जो पॉलिसी डेवलपमेंट है उसमें ना आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पार्टिसिपेशन लेना पड़ता है। तो पॉलिसीज़ जो है वो जो लोग उन्हें बनाते हैं ना उससे भी लंबी जीती हैं भाई। तो जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर मेंबर पर अप्लाई करी जा सके, चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम में हो। ठीक है। तो पॉलिसी जो है उनको हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है पॉलिसी इज़ इन राइटिंग। तो पॉलिसी की कंक्रीट शेप कब आएगी, जब उन्हें आप राइटिंग में डालोगे। ठीक है, उनको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी एप्लीकेशन में। तो इसमें ना अगर लोअर लेवल्स पे डिसएग्रीमेंट होता है तो रिटर्न पॉलिसी जो है ये फाइनल रेफरेंस बनती है। ठीक है, मतलब भैया कोई वाद विवाद नहीं होगा, ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, सारी बातें हो गई। तो इससे कंटिन्यूटी रहती है और काफ़ी कन्फॉर्मिटी रहती है। अब पॉलिसीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉलिसी डिसीजंस को अगर आप करते हो फ्रीक्वेंटली, तो जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो आ रही हैं बार बार, उन पे अगर आप पॉलिसी डिसीजन करते हो तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजर्स को गाइडलाइंस देते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो पॉलिसी है वो मैनेजर्स को मदद करती है कि वो अलग अलग लेवल्स पे वो कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट कर सकें और उनको जो अपने सुपीरियर्स हैं उनसे बार बार बात करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि पॉलिसी जो है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बेहतर करने में सहायता करती हैं। जो पॉलिसीज़ है ना वो रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने का बेस बनती हैं। फोर्थ है कि पॉलिसी सेट करने के बाद जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करेगी कि जो डिसीजन है वो कंसिस्टेंट हो, जो डिसीजन लिया जा रहा है, और एंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से चले।
फिफ्थ है पॉलिसी से आपका कोऑर्डिनेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में एफर्ट्स लग रहे हैं उनमें। सिक्स्थ पॉइंट है कि पॉलिसी जो है आपका समय बचाती है, मेहनत बचाती है, कि आपने प्री डिसाइडेड प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस है आपने वो पूरा अच्छे से डिसाइड किया हुआ है पहले कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी तो मैं ये सोल्यूशन उसके लिए होगा। तो मैनेजमेंट का जो बार बार एनालिसिस करना वगैरह है ना वो सब बच जाता है। ठीक है, तो अब थर्ड बात करते हैं स्ट्रैटेजीज़ की। जो टर्म स्ट्रैटेजी है ना वो जंग यानी वॉर में से निकाली गई है और बिजनेस में अब ये काफ़ी यूज़ हो रही है कि ये उसकी ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को समझाने के लिए। तो बिजनेस के हिसाब से देखें तो स्ट्रैटेजी है ना वो फर्म के ओवरऑल प्लान्स होते हैं कि वो एनवायरनमेंट से कैसे डील करेंगी। जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं ये एक एक्शन का जनरल प्रोग्राम होती है कि जो उसके रिसोर्सेज वगैरह हैं मतलब ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। स्ट्रैटेजीज़ क्या है, ये ऐसे प्लान्स हैं जो उनके कॉम्पिटिटर के प्लान्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब जो मॉडर्न बिजनेस इंस्टीट्यूशन है ना वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स पे भी नज़र रखनी है। तो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, उनकी एंटरप्राइज के जो सोचने और एक्शन लेने की क्षमता है उसको गाइड करते हैं। तो अगर एक कंपनी जो है मान लेते हैं अगर कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कि वो कम पैसा चार्ज करेंगे या फिर जो ज़्यादा सेल्स फोर्स यूज़ करेंगे कॉम्पिटिटर से या फिर ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे कॉम्पिटिटर से, तो ये सब ना स्ट्रैटेजीज़ वगैरह होती हैं। अब जो स्ट्रैटेजीज़ का पर्पस है वो क्या है कि एक आपका डिटरमाइन करना और कम्युनिकेट करना एक ऐसा मेजर ऑब्जेक्टिव या पॉलिसीज़ जो हैं उसके थ्रू कि भैया एंटरप्राइज जो है ना वो क्या चाहती है या उनकी क्या बेसिकली वो करना चाहते हैं। ठीक है, वो ऐसा एग्जैक्टली आउटलाइन करके नहीं बताते कि एक एंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्योंकि इसमें ना बहुत सारे मेजर माइनर सपोर्टिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो ये बट ये ना काफ़ी यूज़फुल एक फ्रेमवर्क रहते हैं एंटरप्राइज की थिंकिंग और एक्शन को गाइड करने के लिए। ये तो बेसिकली वही है यार कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें अगला है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या है, ये काफ़ी सिस्टमैटिक तरीका है रेगुलर इवेंट्स को हैंडल करने का। अब इसमें क्या है कि स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं वो इसमें पूरे दिए होते हैं और काम कैसे करना है वो सब होता है। टेरी भाई साहब के हिसाब से जो प्रोसीजर है ये ऐसे रिलेटेड टास्क की सीरीज़ है जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ठीक है ना, और वो बताते हैं कि ये इस तरीके से इस काम को अकम्प्लिश किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो इसमें सिस्टमैटिक स्टेप्स रहेंगे ऐसे इवेंट्स को हैंडल करने के लिए जो बार बार होते रहते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो होती है ना ऐसे एक्शंस की वो इसी एक प्रोसीजर की सेंस है। तो प्रोसीजर यही तो है कि भैया पहले ये फिर वो फिर ये फिर वो। तो प्रोसीजर जो है ना वो गाइड टू एक्शन है, वो थिंकिंग वगैरह नहीं है क्योंकि उसमें जजमेंट के लिए कोई जगह बचती नहीं है। उसने आपको पहले से बता दिया आपको ये करना है फिर वो करना है, तो आप क्या ही जजमेंट वगैरह करके बस आपको करना है बस। तो प्रोसीजर में प्लान्ड सीक्वेंस होती है, कंसिस्टेंसी होती है। एग्जांपल एक बताऊं, अगर प्रोसीजर वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है एक कंपनी वाले कहें कि हम ऑर्डर प्रोसेस करने का ये तरीका है, शिपिंग करने में है, क्लेम्स हैंडल करने में, पेमेंट वगैरह में, ये जो है हमारा प्रोसीजर फॉलो होगा। प्रोसीजर जो है ना ऑपरेशनल गाइड होते हैं हर एक्शन के लिए, उनका रूटीन बनता है कि भैया इस तरीके से ये वाला काम किया जाएगा। अब अगर कोई कंपनी में जैसे यार ये सोचो ना आपकी कंपनी में अगर कुछ तय ही नहीं होगा कि ये काम इस तरीके से करना है तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है ये आपका काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो इससे आपके पॉलिसी डिसीजन वगैरह कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपके ना प्रोसीजर जो ना वो आपका स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। तो सारी चीज़ें ना मतलब वही है ना कि बढ़िया होनी चाहिए कि उसमें ना डुप्लीकेशन ना हो, एफर्ट्स का वेस्टेज ना हो और सिर्फ एफर्ट्स नहीं रिसोर्सेज वगैरह भी। ठीक है ना, तो ऐसे बढ़िया बढ़िया से आपको प्रोसीजर बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके प्रोसीजर्स हैं ना इनको आपको समय समय पर देखते रहना है, अपडेट करते रहना है ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाए, रैशनलाइजेशन, एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट कम होए। तो वही है, आपको सारी चीज़ें जो हैं बार बार देखनी पड़ती हैं। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के बीच का अगर फ़र्क समझाने की कोशिश करी जाए तो मतलब समझना है क्या, वैसे आपको समझ ही गए होगे है ना। मैं बस शॉर्ट में एक बार 10 सेकंड में आपको समझाता हूँ कि ये कंपनी ने बस पूरी पूरी पॉलिसी बना रखी है, रिक्रूटमेंट ऐसे होगी, सिलेक्शन ऐसे होगा, और जो उनका लेबर डिपार्टमेंट है वो पूरा प्रोसीजर बनाएगा कि पहले ये करना है फिर वो करना है। ठीक है ना, तो दोनों ही जो है आपके जो एक्शन को गाइड करते हैं। ठीक है ना, तो वही है। ठीक है,
कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ इतना तो डिफरेंस है ही, आप समझ ही गए होंगे। अब प्रोसीजर जो है उसमें क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलती है, देखो पहला कि ये जो डिसीजन मेकिंग का जो बर्डन है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि आपको पूरी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मिले हुए हैं कि भैया वो स्टैंडर्डाइज है कि आपको पहले ये करना है फिर वो करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि इससे ना सिंप्लीफिकेशन हो जाता है काम में और अननेसेसरी स्टेप्स एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो डिसीजन मेकिंग का बर्डन, अरे सॉरी ये वाला मैं दोबारा बोल पड़ा। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोसीजर हैं उनको पूरा केयरफुल एनालिसिस के बाद बनाया जाता है कि जितने भी आपको काम करने हैं, कोऑर्डिनेशन लानी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका पूरा एनालिसिस होता है, उसके बाद बनाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट कह रहा हूँ, फिफ्थ नहीं कह रहा हूँ, फोर्थ कह रहा हूँ ये काफ़ी ज़रूरी रहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये ना पूरा कम्युनिकेट करते हैं कि भैया स्टेप्स आपको क्या क्या करने हैं हर ऑपरेशन के लिए। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये मैनेजर्स को एक ऐसा टूल की तरह है जो उनको इनेबल करते हैं कि सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे करना है। लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी यार, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट कि प्रोसीजर जो है रिजिडिटी लाते हैं परफॉर्मेंस में, कि भैया उनको पता है भैया यही तरीका जो है उनको फॉलो करना है, तो मेथड में इंप्रूवमेंट्स जो है बार बार नहीं हो पाती हैं, उसको डिस्करेज होती हैं। दूसरा पॉइंट कि प्रोसीजर जो है एक फिक्स्ड तरीका डालते हैं कि भैया यही करना है, तो अगर उससे कोई ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है ना तो उस पर अटेंशन नहीं दी जाती है ज़्यादा, कि नहीं भाई हमारा तो यही तरीका है, हम तो इसी को करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि उनको बार बार आपको रिव्यू करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे समय के साथ ऑब्सोलीट हो जाती हैं और बिजनेस ऑपरेशन चेंज होते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं तीनों लिमिटेशंस को मिला दूँ तो यही बात है कि एक तो उसमें आपको चेंज होती रहती हैं वो, है ना, कोई नए तरीका आ गया तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, और हर कुछ टाइम बाद उसको आपको चेंज करना ही है। ये बेसिकली बात है। अब बाकी सारे हैं, अब ऑलरेडी 17 मिनट की हो गई वीडियो, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं बचे हुए पॉइंट्स। फिफ्थ है यहाँ पे मेथड्स। अब हर काम को करने का एक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है ना, जैसे उसी के अंदर अंदर आपका एक मेथड होता है। मेथड जो है मैनुअल या मैकेनिकल मीन्स की तरह होता है कि हर ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीका होता है कि काम को करने का क्या तरीका है, इसमें वो बताया जाता है। अब प्रोसीजर से ज़्यादा लिमिटेड होता है इसका स्कोप, क्यों? क्योंकि ये एक टास्क से रिलेटेड होता है और ये प्रोसीजर का जस्ट एक स्टेप है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए कि अगर ऑर्डर प्रोसेस करने का जो प्रोसीजर है तो उसमें मेथड्स होते हैं कि इनकमिंग ऑर्डर को आप कैसे एक्नॉलेज करोगे, जो कस्टमर का क्रेडिट स्टेटस है उसको कैसे चेक करोगे, सेल्स इनवॉइस कैसे प्रिपेयर करोगे और इनवॉइस की कॉपीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो ये सारी चीज़ें मिला दोगे तो प्रोसीजर है, उन सबको अलग अलग देखोगे तो वो मेथड्स में कहलाएंगे। अब सिक्स होता है इसमें रूल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अटेम्प्ट उनका रहता है कि वो कुछ रूल्स वगैरह लाएं और ऑर्डरली वे में पूरा ना उनका ढंग से काम हो। रूल्स होते हैं काफ़ी सिंपल होते हैं, जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं ना उसके सबसे सिंपल और स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। ये ऐसा गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एक स्पेसिफिक एक्शन की डिमांड करते हैं। ये पॉलिसी से ज़्यादा रिजिड होते हैं। ये एक प्रोसीजर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है वहीं बेसिकली वहीं तक रहते हैं, और रूल जो है वो एक प्रोसीजर का पार्ट नहीं हो सकता। मतलब एग्जाम्पल ये देखें, अगर रूल है ना नो स्मोकिंग, तो उसका किसी प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है, इसकी स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस है भैया, ज़बरदस्ती है भैया, ये तो करना ही करना है। जनरली अगर इसका वायलेशन किया जाता है तो इसमें कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सेवन्थ है प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम क्या है, ये भैया इसमें जो मैनेजर्स को कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए जो उनके एक्शंस हैं, स्कीम्स हैं, ये इसमें वो सब आता है। ये एक्शन बेस्ड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर की एक्टिविटीज़ को। ये बताते हैं कि कैसे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को यूज़ किया जाना है। ये सिंगल यूज़ प्लान भी है, क्यों? क्योंकि ये सेम तरीके से बार बार यूज़ नहीं किया जाता। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो इनको तरीका बदल दिया जाता है। जो प्रोग्राम है वो एक सीक्वेंस है ऐसी एक्टिविटीज़ का जो कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा रहे हैं। जो प्रोग्राम है वो बताते हैं कि आपके पूरे डेफिनेट स्टेप्स बताएंगे कि आपको टास्क को पूरा कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हर टास्क को, हर स्टेप को पूरा करने के लिए टाइम वगैरह भी होता है, कितना टाइम लगेगा। जो प्रोग्राम है उसमें जनरल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे नई मशीन्स खरीदना, ठीक है, फिर जो जिससे आउटपुट इंक्रीज़ होगा, या फिर वर्कफोर्स को हायर करना नई इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, है ना, या फिर एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। तो ये जो प्रोग्राम है ये कॉम्प्लेक्स है, यानी इसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, टास्क असाइनमेंट, क्या स्टेप्स लेने हैं, रिसोर्सेज क्या होंगे, बाकी नेसेसरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं।
अब बात करते हैं 8th की, वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स क्लस्टर है ऐसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जिसका ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्ट है और उनका डेफिनेट कंप्लीशन टाइम पीरियड है। तो कई केस में जो मेजर प्लान्स है ना उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है ऐसे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में जिनका हर एक का एक क्लियर कट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है। अरे उनका बोले सबका ना एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप आइसोलेट कर सकते हो, आपको एक पैकेज के कंप्लीशन की तरह आ सकता है। तो देखो सिंपल अगर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका क्या होगा, जैसे कि आपको लार्ज ऑटोमेटिक प्लांट लॉन्च करना है, बिल्डिंग या फिर डैम या एक डैम बिल्ड करना या नए प्रोडक्ट को बिल्ड करना, इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ आपके प्रोजेक्ट में आ सकती है। जो एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का टास्क है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अपने एरिया में एक्सपर्ट होता है, अलग अलग प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाता है कि अल्टीमेट जो डिसीजंस हैं जो लेने हैं उसके लिए वो अलग अलग बजट्स बनाता है, एक्सपेंडिचर्स वगैरह पूरे कैलकुलेट करता है, अलग अलग चीज़ों पे कितने होंगे। वो पर्सनल जो है उनको बताता है, उनको असिस्टेंस देता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियर, प्रोडक्शन वगैरह में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे तो वो अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। फिर इसमें 9th और लास्ट है बजट्स। बजट जो है ना ये सिंगल यूज़ प्लान होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। अभी जैसे बजट 2022 लॉन्च हुआ है, अगर आप इसी साल देख रहे हो वीडियो तो वैसे जिस दिन बजट लॉन्च हुआ है उसी दिन मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने अपने जो दूसरा चैनल है विशेष वाले उस पर काफ़ी वीडियोज़ भी डाली हैं बजट से रिलेटेड, देख लेना। अब जो बजट है ना वैसे एक स्टेटमेंट है जो एक आपके जो रिजल्ट्स हैं, एक जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताता है। ये क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की स्टेटमेंट है तो इसको मैनेजरियल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। अब देखो ये ना स्टैंडर्ड बताता है कि क्या एक्चुअल ऑपरेशन जो है उनको कैसे आप मेजर करोगे और कैसे आप कंट्रोल करोगे। आपने देखा होगा हर साल बजट आता है तो वो 1 साल के लिए ही होता है, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी का बजट नहीं बनाते हैं कोई भी, वो साल बाय साल बनाते हैं। तो बजट जो है ना वो एक एंटरप्राइज को फोर्स करता है कि वो एडवांस में अपने पूरा ना सारी चीज़ें कैलकुलेट करके रखे, भाई क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होना चाहिए, एक्सपेंस रिवेन्यूज़ क्या होने चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। बजट जो है ना सिंगल यूज़ प्लान है और वो कुछ फॉलोइंग एडवांटेजेस होती हैं उनकी। पहला पॉइंट है बजट जो है वो एंटरप्राइज को ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करते हैं कि उनके जो फाइनेंशियल या फिर क्वांटिटेटिव टर्म्स है उसमें उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। दूसरा पॉइंट, बजट जो है ना वो जॉब डिस्क्रिप्शन की तरह सर्व करते हैं। वो एक डेफिनेट टास्क वो डिफाइन करते हैं टास्क को जो उनके परफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स पे। तीसरा, बजट जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कि जिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। तो ये जो है करेक्टिव एक्शन लेने में मदद करते हैं जो एक कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ की जो बजटिंग है उसमें एक्टिविटी जो आपके ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एंटरप्राइज के उसकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में सहायता करता है। जो आपके डिपार्टमेंटल बजट्स हैं उनको मास्टर बजट के हिसाब से एडजस्ट करके। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है क्योंकि बजट जो है वो वेरीफाइबल और मेजरेबल गोल्स बताते हैं, उनको पोर्ट्रे करते हैं जिनको आपको 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना है, तो काफ़ी सेंस ऑफ क्लैरिटी लाते हैं डायरेक्टिंग में और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग वाला चैप्टर भी पूरा हो गया। अगला चैप्टर आएगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो अभी जैसा स्ट्रैटेजी वगैरह है ना तो स्ट्रैटेजी पूरी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।